रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, अगर किसी ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे सारे वीडियोस, लीगल डिस्कोर्स आप तक पहुंच सके। पिछले वीडियो में मैंने लव एंड जस्टिस के बारे में डिस्कस किया था। स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 1, 2, 5, 6 तक मैंने इन सेक्शंस को एक्सप्लेन किया था। अभी कुछ दिन हुआ कि वाराणसी सेवापुरी चौखंडी के पास दोपहर में रेलवे स्टेशन सेवापुरी चौखंडी रेलवे स्टेशन पर प्रेमी युगल ने कर आत्महत्या कर लिया और वहीं पर पास में घटना स्थल के पास जहां उन्होंने आत्महत्या किया, सिंदूर की एक डिबिया भी मिली। ये दोनों प्रेमी युगल आत्महत्या करने के पहले, ट्रेन के सामने कूदने के पहले, इन्होंने उस स्टेशन के पास जो मंदिर थी वहां उस मंदिर में उन्होंने शादी किया और शादी करने के बाद दोनों प्रेमी युगल स्टेशन चौखंडी आए और आती हुई ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर लिया। यह बहुत ही दर्दनाक वाकया हुआ और यह अभी कुछ ही दिनों का वाकया है और अभी ये कुछ ही दिनों का वाकया है और सारे समाचार पत्रों ने इसे सुर्खियों के साथ छापा। दोनों परिवारों में हलचल मच गई, रोना धोना मच गया। यह सिर्फ एक घटना नहीं है। अगर हम समाचार पत्रों में पढ़ें तो रोजाना कहीं ना कहीं इस तरह के समाचार पढ़ने को मिलते हैं या सोशल मीडिया चैनल पर सुनने को मिलते हैं जहां प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर लिया। पेड़ से लटकी हुई उनकी लाश मिली, ट्रेन से कटकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। सवाल इस बात का है कि क्या ये घटनाएं अनवरत इसी तरह होती रहें या इन घटनाओं पर अंकुश लगाने का कोई प्रयास किया जाए या समाज में अवेयरनेस प्रोग्राम शहर में, गांवों में, जगह जगह इस बाबत किया जाए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। क्या राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत समस्याएं इन आत्महत्याओं के आसपास तो नहीं है जिनके कारण ये प्रेमी युगल आत्महत्या कर रहे हैं? क्या हमारे यहां कानून वो प्रभावशाली नहीं रहा, इनइफेक्टिव हो गया है? क्या स्पेशल मैरिज एक्ट इनइफेक्टिव हो गया है? क्या स्पेशल मैरिज एक्ट की जो धाराएं हैं सेक्शन 5, 6, 7, ये जो कपुल्स हैं जो मैरिज करना चाहते हैं, इंटेंडेड टू मैरी हैं,
वो विवाह करना चाहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में, इंटरफेथ, इंटरकास्ट अगर हैं और वो मैरिज करना चाह रहे हैं, तो क्या ये प्रोविजंस इस तरह के हैं कि विवाह करने में उन्हें दुश्वारियां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उनके और उनके परिवारों को धमकियां दी जा रही हैं, जिसके कारण बहुत से कपल धर्म परिवर्तन करने को मजबूर हो रहे हैं। इन सारे इश्यूज पे, बिंदुओं पे गहन चिंतन और मनन की जरूरत है। हम शुतुरमुर्ग की तरह बालू के में अपनी गर्दन डालकर नहीं रह सकते। हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि हम इसी समाज में हैं और इसी समाज के बाल बच्चे, चाहे वो हमारे परिवार के हों, चाहे आपके परिवार के हों, चाहे किसी परिवार के हों, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और वो भी इसलिए कि वो राइट टू चॉइस, राइट टू मैरी का उनको अधिकार नहीं है। वो अपने मर्जी से अपना विवाह नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, और मजबूरन वो ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर रहे हैं। इतना ज्यादा भौतिकवादी समाज हो गया है कि हम उनके बारे में सोच नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं, और हम धार्मिक राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। ये जवान बच्चे और बच्चियां खिलौना बन गए हैं सियासतदां, पॉलिटिशियन के हाथ के। जिन बच्चों को पालने में, पोसने में मां बाप को कितनी दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं, कितनी मुसीबत के बाद ये बच्चे जवान होते हैं। ये न सिर्फ परिवार की धरोहर है, बल्कि ये समाज और देश के धरोहर है। और ये हमारे बच्चे ट्रेन के सामने अगर कूदकर आत्महत्या करने को मजबूर हैं, अगर पंखे में लटकने को मजबूर हैं, इनकी लाश अगर पेड़ से लटकती हुई मिल रही, ये गंगा नदी में पूल से कूद रहे हैं, तो इससे बढ़ के शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती। और ये शर्म की बात न सिर्फ हमारे लिए है, देश के लिए है, समाज के लिए है, बल्कि पूरी मानवता के लिए है, इस पूरे अर्थ प्लेनेट के लिए है। इतनी स्वार्थ से भरा हुआ यह समाज हो गया, इतनी स्वार्थी दुनिया हो गई कि इस तरह के दर्दनाक वाकये पर लोग समाचार पत्र पढ़कर उसको रख देते हैं। इतनी संवेदनहीनता इस समाज में आ गई। राजनीति ने इस समाज को कितने नीचे दर्जे तक लाकर पहुंचा दिया। जो राजनीति समाज की बात, देश की बात करती है, वही राजनीति इन नौजवान लड़कों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है। और हम उन्हीं राजनीति करने वालों के गले में माला पहना रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं, ब्लाइंड फॉलोअर हैं, जिनकी गंदी राजनीति के कारण हमारे और आपके घर के बच्चे, जवान नौजवान मासूम बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हमें इस पूरे समाज के चिंतन को,
इस पूरे समाज की सोच को बदलना होगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी भी हमको माफ नहीं करेगी, और इस देश की राजनीति के माथे पर जो कलंक लगेगा, धार्मिक आस्थाओं की बात करने वाले लोगों के माथे पर जो काला कलंक लगेगा, उसको नदी या समुंदर का पानी भी उस कलंक को नहीं धो सकता। वो कम पड़ जाएगा पानी। हमें ऐसी राजनीति, ऐसे सियासत की जरूरत नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट पूरी तरह विफल हो गया है, और जरूरत इस बात की है कि स्पेशल मैरिज एक्ट को फिर से इसका इनैक्टमेंट किया जाए और इसका लेजिस्लेशन फिर से किया जाए, और लोगों की जो कानूनविद हैं, समाजशास्त्री हैं, उन सब की राय लेने के बाद जितने जल्दी हो सके स्पेशल मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया जाए, या इस एक्ट को रद्द करके नया स्पेशल मैरिज एक्ट कोई बनाया जाए, ताकि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। और ये जो नौजवान बच्चे हैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, इनको, इन आत्महत्याओं पर अंकुश लगाया जा सके। इन अथिरास केस, ये अथिरास के केस में जिसने 2019 में स्पेशल मैरिज एक्ट में विवाह के लिए आवेदन किया था, एप्लीकेशन दिया था कि दैट शी इंटेंडेड टू मैरी, उस नोटिस को पब्लिश कर दिया गया, और यहां तक कि उस नोटिस को फेसबुक और व्हाट्सएप पर सर्कुलेट कर दिया गया, और लोगों से यह कहा गया कि वो इनके घर पे जाकर इनके पेरेंट्स को समझाएं और बताएं कि ये फला के साथ मैरिज करना चाहते हैं। मगर उसमें पेरेंट ने, अथिराज, उस कपुल को सपोर्ट किया, जिसके कारण वह शादी या विवाह संभव हो सका। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में जो प्रोविजन है कि नोटिस को पब्लिश किया जाए, इस नोटिस को पब्लिश किया जाए, यह प्रोविजन ही इलॉजिकल है, अनरीजनेबल है, और यह एक तरह का पर्सनल लिबर्टी में इंटरफियरेंस है, पर्सनल डोमेन में इंटरफियरेंस है। तो क्या मोहल्ले के लोग, राजनीतिक पार्टी के लोग, एलिमेंट्स, इन्फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, वे क्या तय करेंगे कि किसकी शादी किसी से हो या ना हो, विवाह किसी से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या वो तय करेंगे या कानून तय करेगा? तो इसलिए इस स्पेशल मैरिज एक्ट में तत्काल प्रभाव से इस एक्ट को खत्म कर, एबॉलिश कर, नया एक्ट बनाने की जरूरत है। सेक्शन 5 में नोटिस के बाद सेक्शन 6 में मैरिज नोटिस बुक एंड पब्लिकेशन, हमने पिछले वीडियो में यह बताया कि अगर दोनों पार्टी यह लिखित इन राइटिंग दे कि इसका पब्लिकेशन न किया जाए तो मैरिज ऑफिसर उसका पब्लिकेशन नहीं करेगा।
सेक्शन 6 में अमेंडमेंट की जरूरत है, इसको बदल देना चाहिए। क्यों कि ये इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल डिग्निटी के खिलाफ है। सेक्शन 6 स्पेशल मैरिज एक्ट, एनी पर्सन में बिफोर द एक्सपायरेशन of 30 days from the date on which such notice has been published under subsection 2 of section 6 object to the marriage on the ground that it would contravene one or more of the conditions specified in section 4. Any person may before the expiration of 30 days. तो कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन सेक्शन 6 में कर सकता है। तो सवाल यह पैदा होता है कि व्हाई एनी पर्सन, अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना है तो वो उसके घर के पेरेंट्स कर सकते हैं, ब्राइड या ब्राइड ग्रूम के पेरेंट्स कर सकते हैं, उनके रिलेटिव्स कर सकते हैं। ये एनी पर्सन में, एनी पर्सन से क्या मतलब? मोहल्ले वाले, गली के लफंगे, इनको कहां से अधिकार मिल गया कि ये ऑब्जेक्शन करें? अगर लड़की के या लड़के के रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, अगर उन्हें कोई एतराज है कि साहब ये स्पेशल मैरिज एक्ट में जो सेक्शंस हैं, पेडिग्रीज हैं, उनके अगेंस्ट में है रूल्स और रेगुलेशन के, वो कर सकते हैं। तो यहां से सेक्शन 6 में जो एनी पर्सन है, इसको तुरंत डिलीट कर देना चाहिए और इसको डिलीट करके इसमें अमेंडमेंट कर देना चाहिए या नया एक्ट बनाना चाहिए जिसमें ऐसा कोई प्रोविजन न हो। और नोटिस का जो पब्लिकेशन है कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पे, इसको भी खत्म कर देना चाहिए, इसको भी डिलीट कर देना चाहिए स्पेशल मैरिज एक्ट में कि पब्लिकेशन का कोई अर्थ नहीं होता। क्योंकि पब्लिकेशन करने के बाद जो कपुल हैं उनके लाइफ को खतरा हो सकता है, खतरा हो जाता है, उनके रिलेटिव्स को खतरा हो जा सकता है, उनके पेरेंट्स को खतरा हो सकता है, और जो मैरिज ऑफिसर हैं उनको भी समस्या झेलना पड़ता है। झुंड बना के जो इन्फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, सड़क के जो लोग हैं, वो लोग एडीएम सिटी या एसडीएम के ऑफिस में आकर गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, धमकी देते हैं, गवाहों को धमकी देते हैं। तो इसलिए कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पर पब्लिकेशन का जो प्रोविजन सेक्शन 5 में है, उसको भी तत्काल प्रभाव से सेक्शन 5 और सेक्शन 6 से जो है इसको डिलीट कर देना चाहिए, इन प्रोविजंस को। सेक्शन 7 सब क्लॉज 3 में यह मेंशन है कि द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, कि कोई भी एनी पर्सन अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो वो इन राइटिंग रिकॉर्ड होगा। इन द मैरिज नोटिस बुक में बी रेड ओवर एंड एक्सप्लेन्ड इफ नेसेसरी टू द पर्सन मेकिंग द ऑब्जेक्शन एंड शैल बी साइंड बाय हिम और ऑन हिज बिहाफ। तो एनी पर्सन अगर कोई भी है तो वो जो ऑब्जेक्शन करेगा वो इन राइटिंग लिखी जाएगी और वह उस आदमी को जिसने ऑब्जेक्शन किया है शैल बी साइंड बाय हिम, वो उस पे साइंड करेगा। रेड ओवर एंड एक्सप्लेन्ड, उसको पढ़ के सुनाया जाएगा और एक्सप्लेन किया जाएगा उस पर्सन को जिसने ऑब्जेक्शन किया है, एंड शैल बी साइंड बाय हिम ऑन हिज बिहाफ, और वो साइन करेगा एनी पर्सन या उसके बिहाफ पर कोई व्यक्ति साइन करेगा।
तो शैल वर्ड यहां पे लिखा हुआ है। तो अगर वो व्यक्ति एनी पर्सन जिसने ऑब्जेक्शन किया है वह साइन ना करे या साइन करने में लेट करे और 3 महीने का जो लिमिटेशन है मैरिज सोलेमनाइज्ड करने का वह बार कर जाए, वह क्रॉस कर जाए वह लिमिटेशन, तो इससे जो कपुल हैं उनको दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। तो ये जो शैल वर्ड है सेक्शन 7 सब क्लॉज 3 में, इसको डिलीट कर देना चाहिए और एनी पर्सन भी डिलीट कर देना चाहिए। वहां पे एनी फैमिली मेंबर्स ऑफ द कपुल्स और एनी रिलेटिव्स। और हमारा तो यह मानना है कि इसमें पेरेंट्स या रिलेटिव्स के भी ऑब्जेक्शन की कोई जरूरत नहीं। क्यों? कि जब अगर कपुल मेजर हैं, दोनों बालिग हैं, तो यह उनका राइट है, राइट टू चॉइस, राइट टू मैरी है। उसमें किसी की क्या जरूरत है कि वो ऑब्जेक्शन करे? क्या जरूरत है कि वो ऑब्जेक्शन करे? तो यह सेक्शन 7 सब क्लॉज 3 भी डिलीट हो जाना चाहिए, इसकी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 8 यह भी एक तरह का कपुल्स के लिए दुश्वारी पैदा करता है। प्रोसीजर ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन, कि अगर कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन करता है तो मैरिज अफसर, बट द मैरिज ऑफिसर शैल नॉट टेक मोर देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑब्जेक्शन। तो वो 30 डेज के अंदर उस ऑब्जेक्शन को डिसाइड करना है फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी इनटू द मैटर ऑफ द ऑब्जेक्शन एंड अराइविंग एट ए डिसीजन। उस ऑब्जेक्शन पर कोई भी निर्णय करने में 30 दिन के अंदर मैरिज ऑफिसर को उस पर अपना डिसीजन देना है। जो लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो एडवोकेट्स या जो भी शादी सोलेमनाइज्ड कराते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं कपुल्स को, वो ये जानते हैं कि 30 डेज के अंदर बहुत कम ही विवाह सोलेमनाइज्ड हो पाता है, मैरिज सोलेमनाइज्ड हो पाती है। और अगर सूचना के अधिकार से मांगा जाए तो हम देखेंगे कि बहुत सी एप्लीकेशंस जो हैं वो मोर देन 1 मंथ क्रॉस हो गया है, बीत गया है 1 महीना, मगर उसके बाद भी कोई डिसीजन उस पर नहीं है। इस बात की सूचना के अधिकार से डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। और सेक्शन 8 में अगर मैरिज ऑफिसर अगर किसी मैरिज को सोलेमनाइज्ड करने से इनकार करता है, रिफ्यूज करता है, तो उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहां होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट होगा, ऑर्डर होगा, वह फाइनल होगा। हम इस बात को देखते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन जो सेक्शन 5 में कपुल्स द्वारा इस बाबत दी जाती है कि वह विवाह करना चाहते हैं, दे आर इंटेंडेड टू मैरी, तो उस पे LIO से रिपोर्ट आती है, उसके बाद थाने से रिपोर्ट आती है, और कई जगह यह देखने को मिला कि नोटिस उनके पेरेंट्स को भेज दी जाती है। अगर पेरेंट्स तैयार हैं तो फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में उन कपुल को जाने की क्या जरूरत है? कुछ मामलों को छोड़कर जहां कपुल्स ये चाहते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में ही शादी हो, उन एक्सेप्शन को छोड़कर तो पेरेंट्स को जब नोटिस जाती है तो पेरेंट्स
बच्चों को कैद कर लेते हैं, कन्फाइंड कर दे लेते हैं, घर से बाहर नहीं जाने देते। कई केसेस इस तरह के आते हैं और बाद में ये पता चलता है कि जो लड़का है उसको हैबियस कॉर्पस में हाई कोर्ट जाना पड़ता है, इवन सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच करना पड़ता है लड़के को या लड़की को। तो ये अननेसेसरी डिले है, अननेसेसरी हैरेसमेंट है, अननेसेसरी उसको इकोनॉमिकल उसके ऊपर बर्डन है। वो हैबियस कॉर्पस के लिए वहां जाना पड़ता है हाई कोर्ट में। एक तो वो क्राइसिस में है, इकोनॉमिकल क्राइसिस में है, मेंटल क्राइसिस में है, उसके बाद वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएं, उनके जीवन को भी खतरा हो पब्लिक प्लेस पे। तो ये जो प्रोसीजर है ये इनह्यूमन है। इन सारे प्रोसीजर को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देना चाहिए। कुछ स्टेट में इस तरह का है कि नोटिस न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया जाता है। प्री रिक्विजिट कई कंडीशंस लगा दी गई हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में। मैरिज सोलोमनाइज्ड करने के पहले कुछ जगह ऐसा लगता है कि वेबसाइट पे नोटिस आ जाती है। और अब इस तरह का एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया है कि आर्य समाज की जो मैरिज सर्टिफिकेट आर्य समाज इशू करता है उसको भी लीगल नहीं माना गया। तो चारों तरफ से ये जो नौजवान हैं जो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छा से विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं एक के बाद एक। और यह बड़ी ही खतरनाक स्थिति है, यह बड़ी ही खतरनाक स्थिति है। जो लोग बाल बच्चेदार हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है। इन सारी बातों पे बहुत ही चिंतन और मनन करने की जरूरत है। अगर हम इन पे गौर व फिक्र नहीं करेंगे, चिंतन मनन नहीं करेंगे, तो कभी न कभी किसी न किसी परिवार में रोना पीटना होगा, मातम मनेगा और आंसुओं की धारा बहेगी। सेक्शन 9 स्पेशल मैरिज एक्ट, पावर ऑफ मैरिज ऑफिसर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्वायरीज। तो जो ऑब्जेक्शन सेक्शन 7 में है उसमें इंक्वायरी करने के पश्चात अगर मैरिज ऑफिसर यह पाता है कि ये जो ऑब्जेक्शन किया गया है ये फॉल्स है, फ्रिवुलस है, तो वो एक तरह का हर्जाना लगाएगा जो ऑब्जेक्शन करेगा, कॉम्पनसेशन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज। यह भी अपने आप में एक मौकरी है। यह मौकरी है कि एक कपुल्स जिसकी लाइफ को खतरा है, जिसने एप्लीकेशन दिया है, और कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन दाखिल कर दे और उसके ऑब्जेक्शन के वजह से मैरिज ऑफिसर को मैरिज सोलमनाइज करने में डिले हो, देर हो, और मात्र 1000 रुपए का उसके ऊपर हर्जाना लगा दिया जाए, कॉम्पनसेशन उसको कहा जाए दे, तो यह भी अपने आप में एक तरह से मौकरी है और ये एक तरह से मजाक है। जहां एक एक घंटा, एक एक दिन उस कपुल के लिए भारी है और वहां पर मात्र 1000 रुपए का कंपनसेशन, तो इसको भी खत्म कर देना चाहिए। और ऑब्जेक्शन की ये जो प्रक्रिया है इसको बदलकर बहुत ही कॉन्साइज्ड कर देना चाहिए और 1 महीने का भी उसको बदल के जो लिमिटेशन है 30 डेज का, उसको मात्र 1 वीक कर देना चाहिए।
इंक्वायरी के लिए मात्र 1 वीक, और वो भी 1 वीक में इंक्वायरी सिर्फ इस बात की होगी कि जो कपुल हैं वो मेजर हैं, वो स्पेशल मैरिज एक्ट में जो रूल्स हैं उसके विपरीत तो मैरिज नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा किसी इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है, वो साउंड माइंड के हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, सिर्फ इसकी इंक्वायरी की जरूरत है। सेक्शन 12 स्पेशल मैरिज एक्ट में इंक्वायरी के बाद प्लेस एंड फॉर्म ऑफ सोलोमनाइजेशन के बारे में बताया गया है, और उसमें यह कहा गया है कि आई ए टेक द बी टू बी माई लॉफुल वाइफ और हस्बैंड। यह सर्टिफिकेट विद इन अ वीक इशू करना चाहिए। सेक्शन 13 में जो सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज जो इशू किया जा रहा है सेक्शन 12 के बाद, यह विद इन अ वीक इशू करना चाहिए, विद इन अ वीक। और जो शेड्यूल में 3 विटनेस कहा गया है, जो एप्लीकेशन फॉर्म में 3 विटनेस जो सर्टिफिकेट पे भी साइन करेंगे, 3 विटनेसेस, ये 3 विटनेसेस, इसके बावजूद हम देखते हैं कि मैरिज ऑफिसर इस बात के लिए, या जब एलआईओ इंक्वायरी होती है या थाने से इंक्वायरी होती है, पुलिस इंक्वायरी करती है, तो वो एफिडेविट मांगती है कि आप अपने पेरेंट्स से एफिडेविट दिलवाइए, मदर से, फादर से, भाई से, किसी से एफिडेविट दिलवाइए। जबकि स्पेशल मैरिज एक्ट में फैमिली मेंबर्स के किसी भी या पेरेंट्स के एफिडेविट के लिए नहीं है, सिर्फ 3 विटनेसेस हैं, और वो 3 विटनेसेस कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। मगर इस तरह का भी चलन है कि साहब पेरेंट्स का एफिडेविट है, माँ का एफिडेविट दे दीजिए, फादर का एफिडेविट ले आइए। ये सारे प्रोसीजर्स हैं, इन सारे चीज़ों को तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर देना चाहिए, और सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज सेक्शन 13 में जो इशू किया जाता है उसे तत्काल 1 हफ्ते के अंदर, जिस दिन एप्लीकेशन मूव हुई कि द पार्टीज आर इंटेंडेड टू मैरी, उससे 1 हफ्ते के अंदर ये सर्टिफिकेट इशू कर देना चाहिए। यह जो मैरिज सर्टिफिकेट सेक्शन 13 स्पेशल मैरिज एक्ट में इशू होता है, ये इट वुड नॉट बी लायबल टू बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। ये सिर्फ फ्रॉड के ग्राउंड पे कि फ्रॉड करके ये मैरिज सर्टिफिकेट लिया गया है सेक्शन 13 में, इसी ग्राउंड पर ही सिर्फ चैलेंज किया जा सकता है। तो अगर विद इन अ वीक सर्टिफिकेट इशू होता है और बाद में अगर इसको चैलेंज किया जाता है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लॉ अगर ये चैलेंज होता है तो वो बाद में चैलेंज होगा। सेक्शन 14 स्पेशल मैरिज एक्ट, न्यू नोटिस व्हेन मैरिज नॉट सोलेमनाइज्ड विद इन 3 मंथ्स। अगर 3 महीने के अंदर मैरिज सोलेमनाइज्ड नहीं हुई, सेक्शन 14 स्पेशल मैरिज एक्ट में इस बात का प्राविधान है कि अगर 3 महीने के अंदर मैरिज सोलेमनाइज्ड नहीं हुई तो न्यू नोटिस हैज बीन गिवन इन द मैनर लेड डाउन इन द एक्ट, कि फिर से नोटिस जारी की जाएगी और फिर वो सारे प्रोसीजर्स अपनाए जाएंगे जो पहले अपनाए गए पहली बार। तो अगर इंक्वायरी में डिले कर दिया जाए, थाने के रिपोर्ट में डिले हो जाए,
LIO रिपोर्ट में डिले हो जाए, एफिडेविट्स मांगे जाएं अगर पेरेंट्स के या रिलेटिव्स के, इनमें डिले कर दिया जाए, या मैरिज ऑफिसर मैरिज सर्टिफिकेट इशू करने में देर कर दे, किसी दबाव के तहत अगर ये सारी परिस्थितियां क्रिएट हो जाएं, तो फिर नोटिस इशू हो और फिर 3 महीने तक वो कपुल ADM सिटी या SDM की अदालत का चक्कर लगाते रहें, और 3 महीना वो और 3 महीना फिर बाद में, और इस इतने समय के स्पैन ऑफ टाइम में उनके जीवन को कितना खतरा हो सकता है, उनको कितनी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ये अच्छी तरह वही समझ सकते हैं जो बाल बच्चेदार लोग हैं, जो सेंसेबल हैं, जो समाज के जागरूक नागरिक हैं, संवेदनशील हैं, जो इस देश के ट्रू नागरिक हैं, जो ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी में विश्वास रखते हैं। तो यह जो सेक्शन 14 है, यह भी स्पेशल मैरिज एक्ट में, इसको तत्काल प्रभाव से डिलीट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट कर देना चाहिए। मिसेलेनियस स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 46 में इस बात का प्रोविजन किया गया है, प्रावधान किया गया है कि पेनल्टी फॉर रॉन्गफुल एक्शन ऑफ मैरिज ऑफिसर, penalty for wrongful action of marriage officer, any marriage officer who knowingly or willfully solemnizes a marriage under this act without publishing a notice regarding such marriage as required by section 5। अगर कोई मैरिज ऑफिसर बिना सेक्शन 5 में जो है नोटिस को पब्लिश किए हुए अगर वह मैरिज सोलोमनाइज करता है, तो पेनाल्टी का प्रोविजन किया गया है। विद इन 30 डेज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ सच मैरिज, और अगर 30 डेज के अंदर मैरिज सोलोमनाइज करता है, विद इन 30 डेज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस सच मैरिज, और इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with fine which may extend to 500 rupees, or with both। तो वो मैरिज ऑफिसर जो है उसकी साधारण कारावास की सजा जो है वो सिंपल 1 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, 1 साल तक की जा सकती है, या फाइन उसको की जा सकती है जो 500 रुपीस तक हो सकती है, या साधारण सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों हो सकती है। तो ये सेक्शन 46 को भी तत्काल प्रभाव से स्पेशल मैरिज एक्ट से डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि ये मैरिज ऑफिसर की स्वतंत्रता को बाधित कर रहा है, उसके डिस्क्रिशनरी पावर को रोक रहा है, तत्काल डिसीजन लेने के उसके पावर को कमजोर कर रहा है, और यह मैरिज अफसर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इन चुनौतियों का सामना मैरिज अफसर को करना पड़ता है। जो एडवोकेट्स हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि मैरिज ऑफिसर्स को किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।